बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ तो मोहम्मद यूनुस भारत से अच्छे रिश्ते रखने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी अंतरिम सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जो भारत के खिलाफ है। लेकिन अब तो हद ही हो गई, क्योंकि इस बार बांग्लादेश ने कुछ ऐसा किया जो बेहद ही गंभीर है। इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बांग्लादेश ने एक बार फिर से अपनी घटिया हरकतों का परिचय दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने भारत के खिलाफ हथियार तस्करी के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व गृह मंत्री लुफ्तुजमा बाबर और अन्य 5 आरोपियों को 18 दिसंबर को बरी कर दिया। बाबर, जो बीएनपी सरकार में मंत्री थे, उनको 2014 में चटगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। बाबर के वकील का दावा है कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित थे। ये मामला 2004 का है, जब बांग्लादेश पुलिस ने हथियारों से भरे 10 ट्रक को जब्त किया था। इन हथियारों को भारतीय उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा को भेजा जाना था। उल्फा कमांडर परेश बरुआ की सजा में बदलाव। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने उल्फा कमांडर परेश बरुआ की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। परेश बरुआ, जो उल्फा के एक धड़े ULFA-1 के प्रमुख हैं, अभी भी वो फरार है और उनके ठिकानों का कुछ भी पता नहीं है। उल्फा ने 2023 में भारत सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन परेश बरुआ इस समझौते का हिस्सा नहीं बने। नवंबर 2024 में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की सजा के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें कि 2014 में बांग्लादेश की एक अदालत ने हथियार तस्करी के मामले में 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख मोतिउर रहमान निजामी, लुफ्तुजमा बाबर, परेश बरुआ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मोतिउर रहमान को 2016 में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी की सजा दी गई थी। 2009 में शेख हसीना की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश ने भारत को पूर्व उत्तर में सक्रिय उग्रवादी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हाल ही में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश की राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के संकेत मिले हैं। बांग्लादेश ने लंबे समय तक बांग्लादेश पर पूर्वी उत्तर के उग्रवादी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया। अब नई परिस्थितियों के बीच बांग्लादेश और भारत के संबंधों में संभावित तनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। IMF ने बताई सच्चाई। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को लेकर IMF ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसने मोहम्मद यूनुस की असली सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है। दरअसल शेख हसीना की सरकार इसी साल 5 अगस्त को गिरी, तो इसका श्रेय देशव्यापी छात्र आंदोलन को दिया गया। इतिहास गवाह है कि छात्रों के आंदोलन से ही दुनिया भर में बड़ी बड़ी क्रांतियां आई हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये क्रांति किसी अभिशाप से कम साबित होती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ देश में हिंदुओं सहित तमाम अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की घटना में तेजी आई है, वहीं अब देश की अर्थव्यवस्था भी बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। आलम यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को पाकिस्तान के तर्ज पर IMF के सामने कर्ज की गुहार लगानी पड़ रही है। अभी कुछ सालों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तरक्की के मामले में बांग्लादेश ने अपने मूल देश पाकिस्तान को पीछे एशिया के बड़े बड़े मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया। अब आलम यह है कि बांग्लादेश डूबती हुई कश्ती बनता हुआ जा रहा है। IMF के ताजा प्रोजेक्शन बताते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में महज 3.8% की दर से वृद्धि कर सकी है। इससे पहले अक्टूबर के प्रोजेक्शन में कहा गया कि बांग्लादेश इस साल अनुमानित 4.5% की दर से ग्रोथ करेगा। IMF के एक बयान में कहा गया कि चल रहे $4.7 बिलियन के कर्ज कार्यक्रम के तहत IMF से $645 बिलियन की चौथी किश्त प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी स्तर का समझौता भी हो गया है। नोटों से मुजीब की तस्वीर हटाकर क्या मिलेगा?
मोहम्मद यूनुस की सरकार का फोकस देश को आगे बढ़ाने की जगह इस बात पे ज्यादा है कि कैसे शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को कुचला जाए या फिर कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों को एकदम हाशिए पर पहुंचा दिया जाए। इसी कड़ी में बांग्लादेश इस्कॉन के एक पंडित चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। अपनी नफरती सोच के चलते ही अंतरिम सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले उनके राष्ट्रपति शेख मुजीबुर उर रहमान की तस्वीर नोट से हटाई जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुजीब बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के पिता हैं। बांग्लादेश में इस वक्त भारत विरोधी लहर चल रही है। वहां लोग शेख हसीना की भारत से खास दोस्ती और भागकर भारत आने को कारण बता रहे हैं। हसीना के राज में बांग्लादेश काफी हद तक सुरक्षित था। माना जा रहा है कि हसीना के प्रति अपनी नफरत के कारण ही अब बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं पर जुल्म ढा रही है। अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस भी भारत विरोधी इस माहौल के बीच ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे वापस पटरी पर लाना है। अडानी पर बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने एक और घटिया चाल चलने की कोशिश की है क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर पर अरबों डॉलर के बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस समझौते के तहत जिस पावर प्लांट को लेकर डील की गई थी उसे भारत सरकार से टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। इस बेनिफिट को अडानी पावर बांग्लादेश को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने 2017 में अडानी पावर के साथ बिजली की खरीद को लेकर समझौता किया था। इस समझौते के तहत अडानी पावर झारखंड में मौजूद अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की अगर माने तो बांग्लादेश इस समझौते पर फिर बातचीत करना चाह रहा है। रिपोर्ट की माने तो इस प्लांट से मिल रही बिजली दूसरे प्लांट्स की तुलना से महंगी है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में डील से जुड़े दस्तावेज और 7 अधिकारियों के इंटरव्यू का भी हवाला दिया। भारत सरकार ने 2019 में अडानी के इस पावर प्लांट की स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी EEZ का हिस्सा घोषित किया। इसके बाद इस प्लांट को इनकम टैक्स समेत कई दूसरे टैक्स का छूट भी लाभ मिला। समझौते के मुताबिक इस जानकारी को बांग्लादेश को देनी थी और टैक्स में मिलने वाली छूट से होने वाले बेनिफिट बांग्लादेश को ट्रांसफर करना था। रॉयटर्स ने 17 सितंबर और 22 अक्टूबर को 2 लेटर का जिक्र किया। इसमें बांग्लादेश के अडानी से डील के मुताबिक बेनिफिट ट्रांसफर करने की बात कही गई, लेकिन अडानी पावर ने ऐसा नहीं किया। रॉयटर्स ने 2 बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले से लिखा कि अडानी ने दोनों लेटर्स का कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर टैक्स में मिलने वाली छूट बांग्लादेश को ट्रांसफर होती है तो बिजली की कीमत में लगभग 0.35 पैसे प्रति यूनिट की बचत होती है। बांग्लादेश को अडानी पावर ने जुलाई 2023 में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी थी। हालांकि बांग्लादेश बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहा है। ढाका पर सैकड़ों मिलियन डॉलर का भुगतान बकाया है। रॉयटर से बात करते हुए बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री ने मोहम्मद फैजल कबीर ने कहा कि देश में अब अडानी की बिजली के बिना भी काम चलाने की क्षमता है। अडानी पावर ने पहले ही बकाया बिल के चलते बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। अडानी पावर के मुताबिक बांग्लादेश में 846 मिलियन डॉलर यानी करीब 7200 करोड़ रुपए का बकाया है। अडानी पावर के इस कदम के बाद बांग्लादेश ने भी अपनी मांग को आधा कर दिया है। 2017 में बांग्लादेश और अडानी पावर के बीच हुआ यह समझौता 25 साल के लिए है। इसके तहत अडानी पावर झारखंड में मौजूद पावर प्लांट की 2 यूनिट से बिजली सप्लाई कर रहा है। अंतरिम सरकार के एडवाइजर ने उगला जहर। वहीं ये बात खत्म नहीं होती है। प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में उनकी पार्टी अवामी लीग के 400 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग का दावा है कि इस साल जुलाई से लेकर अब तक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी द्वारा इन हिंदुओं को मारने का अंजाम दिया गया। वहीं हसीना के तख्ता पलट के चेहरे रहे छात्र नेता का कहना है कि बांग्लादेश की नई सरकार के भारत के हिंदुत्व के खिलाफ है। अवामी लीग ने अपने पार्टी में ऐसे
394 नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है जिनकी हत्या कर दी गई है। पार्टी का कहना है कि ये शुरुआती सूची है और आने वाले समय में उन लोगों के नामों की ऐसी सूची दी जाएगी जिनकी हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में अराजकता के बाद से अवामी लीग के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई है। हत्या जमात इस्लामी द्वारा बांग्लादेश में विरोध पर हमला करने वालों अपनाई गई एक शैली है। जमात की छात्र शाखा छात्र शबीर ऐसी हत्याओं के लिए पूरे मुल्क में कुख्यात है। इस साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया। उसी दिन उनकी पार्टी के 29 नेताओं और उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश को भारत का हिंदुत्व नहीं पसंद। शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों के विद्रोह का प्रमुख चेहरा रहे 26 साल के आसिफ महमूद का कहना है कि बांग्लादेश के लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार में सलाहकार की भूमिका निभा रहे आसिफ महमूद से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के कई नेता बांग्लादेश के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। महमूद ने कहा कि हमारे लोग भारत से नाराज हैं क्योंकि भारत शेख हसीना की मदद कर रहा है। शेख हसीना वहां रहकर स्पीच दे रही हैं। अगर भारत उन्हें वापस भेजता है तो इससे बांग्लादेश के साथ उनके रिश्ते सुधरेंगे। महमूद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर उसे राजनीतिक मसला बताया। हिंदुत्व को लेकर आसिफ महमूद ने कहा कि बीजेपी भारत में सरकार चला रही है, उसका हिंदू घोषणा पत्र है जिसके हम लोग खिलाफ हैं। बांग्लादेश के लोगों को हिंदुत्व पसंद नहीं है। साल 2019 में भारत में CAA NRC एक्ट पास हुआ, हमने इसका विरोध किया। भारत से बड़ी संख्या में प्रवासी बांग्लादेश वापस आ सकते हैं। ये पॉलिसी मुस्लिमों के खिलाफ है, इससे हमें खतरा महसूस हो रहा है। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में बैन भाजपा के पोस्टर को लेकर आसिफ ने कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो शेख हसीना सरकार के साथ थे। यही भारत के लिए नफरत की वजह है, इसीलिए बांग्लादेश के लोग इंडियन प्राइवेट बैन करने की मांग कर रहे हैं। महमूद ने माना कि शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद अवामी लीग के 10,000 लोगों को कैद किया गया है। जय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा नहीं मानने और वहां के नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने की तैयारी को लेकर महमूद ने कहा कि बांग्लादेश ने 1947, 1971 और 1990 की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का एक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। आजादी की जंग में कई लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास मौलाना हामिद खान वसानी, हुसैन सूरावर्दी और जोगेन मंडल जैसे कई संस्थापक पिता हैं। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश पूरी तरह से इस वक्त बवाल में घिरा हुआ है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अपनी घटना राजनीति खत्म नहीं हो रही है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।